हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम सेशन का स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। ये मंजिलें उन्हें नहीं मिलती, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो ख्वाबों में देखा करते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो ख्वाबों में देखा करते हैं। मंजिलें उन्हें मिलती है जो जी पड़ा करते हैं। चलिए एक और मोटिवेशनल लाइन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, यूं ही नहीं मिलती मंजिल। एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। ये एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा गया चिड़िया से ये चिड़िया कैसी बनाई है असियाना। पूछा गया चिड़िया से ये चिड़िया कैसी बनाई है असियाना। तो चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यानी हमेशा निरंतर प्रयास करने चाहिए, हमेशा लगातार प्रयास करना चाहिए। हमेशा अपने मंजिल की ओर मेहनत भी करना चाहिए। हाथ पर हाथ रखे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए आज हम लोग इस सेशन का स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं आप लोग ना कमेंट कर रहे हैं, ना लाइक वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसमें अगर दिक्कत हो तो बताइएगा। अगर उसमें कमेंट के जरिए आप लोग शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है। हमको तो यहाँ तक अनुभव लग रहा है, पता चल रहा है कि चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब या चाहे लाइक वगैरह या कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। आज थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद कल से चैप्टर एकदम स्टार्ट हो जाएगा। आपको सबसे पहले मिलेगा पीरियोडिक टेबल, जो केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर होता है। पीरियोडिक टेबल 5 चैप्टर होता है। तो पीरियोडिक टेबल हम लोग जानेंगे, आवर्त सारणी के बारे में जानेंगे। तो थोड़ा बहुत कुछ हिंट्स जान लेते हैं, उसके बाद कल से हम लोग जानेंगे आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी क्यों आवश्यकता हुई बनाने के लिए, कहाँ कहाँ एलिमेंट रखा जाता है, काहे के लिए रखा जाता है, एलिमेंट पहले कैसे थे, कौन कौन इसमें योगदान दिए हैं। तो उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग कल से आवर्त सारणी के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे और चैप्टर कल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो आइए जो थोड़ा बहुत है इसमें हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले याद करना है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, ऑक्ट, नॉन, डेट। यानी जो 10 का जो फार्मूला है, जो चैप्टर 4 कार्बनिक यौगिक में हम लोग को पढ़ना है। कार्बनिक एवं यौगिक चैप्टर जो चौथा चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें हम लोग को ही पढ़ना है। तो आप लोग कम से कम 10 को ही जैसे 5वां चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद सीधे आ जाएंगे हम चौथा चैप्टर पर। ठीक, यानी हम सबसे पहले हमारा एम है कि मेन टॉपिक को कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर अगले को टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, अगले चैप्टर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं आवर्त सारणी, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे कार्बनिक एवं यौगिक। ठीक, तो सबसे पहले 10 के जो फार्मूला इस बोर्ड पर हम लिखे हैं, 10 को फार्मूला है जो आप लोग को याद कर लेना है। जिस प्रकार फर्स्ट वीडियो में हम बताए थे कि एलिमेंट आपको याद कर लेना है 20 को। आप 20 को से अधिक भी याद कर लेते हैं तो वो ठीक है, नहीं तो कम से कम 20 को याद होना चाहिए। एलिमेंट भी याद होना चाहिए और उसका मास यानी द्रव्यमान निकालने के विधि भी बताए थे और उसके बारे में कुछ बताए थे, कैसे निकाला जाता है, मास कैसे निकाला जाता है, आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम बता दिए हैं और कुछ क्वेश्चन भी बता दिए हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये भी कम से कम 10 गो है, 10 को किसी तरह आप लोग याद कर लीजिएगा। हम इसमें ट्रिक बता देंगे, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले जान लीजिए। अब होता है कार्बन मोनो। क्या होता है? कार्बन मोनो। तो किसको हम मोनो बोलते हैं, किसको डाई बोलते हैं, किसको ट्राई बोलते हैं, किसको टेट्रा बोलते हैं और किसको पेंटा बोलते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा जाता है कार्बन मोनो, CO, यानी C से कार्बन का ही संकेत हो गया, क्या हो गया? कार्बन। अब O से क्या हो गया? कार्बन
मोनो इसको बोलते हैं, कार्बन मोनो। इसका क्या हुआ, एगो है तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बन मोनो। अब लिख देंगे CO2, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 मिस क्या हुआ, 2, यहाँ क्या हुआ 2, यहाँ देखिए क्या हुआ 2, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बन डाई, क्या हुआ डाई, इसको क्या मतलब क्या हुआ डाई, कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। डाई मीन्स क्या हुआ 2, यहाँ संकेत भी दे दिया है 2। अब लिखेंगे टेट्रा, क्या लिखेंगे टेट्रा, CaCO3। क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। तो अब हम जैसे टेट्रा लिखेंगे तो O3 होता है, क्या बोलेंगे, टेट्रा ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा ऑक्साइड। ये क्या है, ओजोन का सूत्र है। क्या होता है, ओजोन का सूत्र है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। क्या होता है, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कार्बन ट्राई। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई ऑक्साइड। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, ट्राई ऑक्साइड। ठीक, समझ में आ गया। इसी प्रकार जो 5 गो है तो आपको कम से कम 3 तक याद होना चाहिए। ये 5 तो याद करेंगे तब वो बढ़िया है, और नहीं याद करेंगे तब वो बढ़िया है। मतलब 10वीं तक पढ़ने के लिए आपको कम से कम 3 तक याद होना चाहिए। कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, टी से क्या होगा, ट्राई ऑक्साइड। ठीक, अब जान लेते हैं एसिड के बारे में। तो हम शायद ये 5वां ये 6ठा मतलब होगा वीडियो बेसिक क्लास के। तो हम बताए थे पीएच का मतलब क्या होता है। अब पीएच स्केल किसने दिया था, और अम्ल और क्षार और मतलब हम बोले अम्ल और क्षार के बारे में जान चुके हैं। यानी बेस और एसिड के बारे में हम लोग जान चुके हैं। बेस किसे कहते हैं, एसिड किसे, बेस किसे कहते हैं और एसिड किसे कहते हैं। ठीक, हम लोग जान चुके हैं। तो अब जान लेते हैं, थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो पीएच स्केल पूछेगा क्वेश्चन के, पीएच स्केल किसने दिया, क्या पीएच स्केल किसने दिया। सर्वप्रथम पीएच स्केल जिसे मापा जा सकता है कि कौन सा एसिड है कौन सा क्षार है। तो पीएच स्केल सबसे पहले किसने दिया, तो सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक ने 1913 ईस्वी में दिए थे। क्या दिए थे, 1913 ईस्वी में, जो NCERT फॉलो करता है। अब देखना है ऑप्शन, किसी किसी बुक में 1903 ईस्वी में दिया है। तो हमको ऑप्शन देखना है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि पीएच स्केल सर्वप्रथम किसने दिया था और कितना ईस्वी में दिया था। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कितना ईस्वी में दिया था, अगर क्वेश्चन में करके देगा तो इसमें देखना है कि ऑप्शन में दोनों में से कौन एगो है। जो दोनों में से एक होगा, दोनों होगा तो हम 1913 मारेंगे। ये NCERT में लिखा है। क्या है, NCERT सबसे महत्वपूर्ण बेस्ट बुक है। तो दोनों होगा तो 1913 लिखेंगे। अगर एक होगा तो इसमें से दोनों में से कोई एक टिक कर देंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बता रहे हैं। तो आइए, अगर हम ई हो गया, क्या हो गया, ई हो गया उदासीन। 7 पर क्या होता है, उदासीन। अब हम जानेंगे कि उदासीन क्या होता है। उदासीन वो है, उदासीन हम उसे कहते हैं न जो क्षार होता है और न अम्ल होता है। क्या होता है, न क्षार होता है और न अम्ल होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। अब जान लें कि उदासीन कौन होता है। वर्षा देखे हैं, वर्षा जल देखे हैं, वो क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। वर्षा जो जल है उसे आसुत जल भी बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, आसुत जल भी बोलते हैं। क्या होता है, वो उदासीन होता है। जैसे बारिश होता है तो उसके बाद नीचे आने के बाद 5.6 या 5.5 तक इसका पीएच मान होता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है, तो 5.5 से लेकर 5.6 के बीच तक हम लोग आसानी से टिकअप कर सकते हैं। इसके बीच में होता है। ठीक, कहीं के मिलेगा 5.5, कहीं 5.6 मिलेगा। ठीक, दो ऑप्शन के अनुसार हम लोग टिक कर देंगे कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है। ठीक, अब समझ में आ गया। अब देख लेते हैं रक्त। रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। क्या होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। देख लीजिए, अब याद आए तो हम बता दे रहे हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है।
रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4। तो 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। तो क्या हुआ 7 से अधिक हो गया, क्या हो गया क्षार। तो इसलिए ना बोलते हैं रक्त क्या होता है क्षारीय होता है। क्या होता है क्षारीय होता है। क्या होता है क्षारीय होता है। अब देख लेते हैं, अब इसमें देखिए एसिड के बारे में अगर बात करते हैं, यानी एसिड के बारे में यानी अम्ल के बारे में बात करते हैं, तो अम्ल दो पार्टों में बांटा गया है। क्या है अम्ल दो भागों में बांटा गया है। तो एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। अब जान लेते हैं कि हम लोग प्रबल अम्ल की कहाँ से कहाँ तक तो बोलेंगे और दुर्बल अम्ल कहाँ से कहाँ तक तो बोलेंगे। ठीक, इसके बारे में हम लोग इस चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए 0 से लेके 3 तक। क्या हुआ 0 से लेके 3 तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 3 तक हम क्या बोलेंगे इसको प्रबल अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्रबल अम्ल बोलेंगे। तो प्रबल अम्ल क्या हो गया HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक HCl हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। क्या हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं प्रबल अम्ल। अब इसका एग्जाम्पल याद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछता है कि निम्नलिखित में प्रबल अम्ल कौन है। क्या क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्नलिखित में प्रबल अम्ल कौन है। तो HCl दे देगा, H2SO4 दे देगा, NaOH दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में ये होना चाहिए, सबसे पहले 0 से लेकर 3 तक के बीच में जो भी है वो क्या क्या है प्रबल अम्ल है। क्या है प्रबल अम्ल है। और उसका एग्जाम्पल हम लोग याद कर लेंगे HCl और H2SO4। ठीक, अब उसके बारे में हम लोग जान लिए। अब इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं कि दुर्बल अम्ल क्या है। क्या है दुर्बल अम्ल क्या है। तो दुर्बल अम्ल होता है जो क्या है 3.1 यानी 3.1 से लेके 6.9 यानी 7 के इतना के बीच में हम इसको क्या बोलेंगे 3.1 से 6.9 के बीच में हम क्या बोलेंगे इसको दुर्बल अम्ल बोलेंगे। इस तरह के बीच में मतलब रेंज को क्या बोलेंगे दुर्बल अम्ल बोलेंगे। ठीक, उसी प्रकार अब हम बात करते हैं बेस की। तो बेस को भी यानी क्षार को भी 2 पार्टों में बांटा गया है। क्या 2 पार्टों में बांटा गया है। तो एक को बांटा गया है दुर्बल क्षार। क्या बोलते हैं दुर्बल क्षार। तो दुर्बल क्षार देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक 11 तक यहाँ अंदर होगा 10 से यानी 9 तक होगा। क्या होगा 10 से लेके 9 तक होता है। क्या होता है यानी 7 से लेके 9 तक के बीच अंडरग्राउंड में जो होगा उसको क्या बोलेंगे दुर्बल क्षार बोलेंगे। और 7 यानी 11 से लेके 11.1 से लेके 14 तक के बीच में हम इसको क्या बोलेंगे प्रबल क्षार बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्रबल क्षार बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्रबल क्षार बोलेंगे। तो NaOH हो गया, प्रबल क्षार में क्या हो जाएगा NaOH हो गया। ठीक, इसको बोलेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग ये तो जान गए पीएच स्केल के बारे में, एसिड और बेस के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अम्ल जैसे प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल यानी अम्ल को कितने भागों में बांटा गया है तो 2 भागों में बांटा गया है। क्षार को भी 2 भागों में बांटा गया है। अम्ल और बेस के बारे में हम कुछ कल बता दिए थे, उसमें डिफरेंट भी बता दिए थे। क्वेश्चन में 1 से मतलब 2 से 3 नंबर वाला में क्वेश्चन में पूछेगा कि अम्ल और बेस में क्या अंतर होता है। तो अम्ल और बेस में हम बहुत कुछ बता दिए थे। जो जल में घुल कर क्या दे देगा H+ दे देगा, क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अम्ल हो जाएगा। उसको हम बताए थे अनिल के नाम से बताए थे। अनिल यानी अम्ल। क्या हुआ अनिल यानी अम्ल। जो नीला लिटमस पॉट को क्या करता है लाल कर देता है। जो नीला लिटमस पॉट को लाल कर देता है उसे हम क्या बोलते हैं अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं अम्ल बोलते हैं। क्या होता है अम्ल बोलते हैं। इसी प्रकार हम लोग बेस के बारे में पार्ट 5 के में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आइए आज हम जान लेते हैं आवर्त सारणी के बारे में कि आखिर आवर्त सारणी हमको आवश्यकता क्यों हुई, आवर्त सारणी की क्यों आवश्यकता हुई, इसके बारे में। इसमें आवर्त सारणी में कौन कौन से वैज्ञानिक शामिल थे, इसमें क्या क्या मतलब क्या क्या अपना निष्कर्ष दिए और क्या क्या उन्होंने अपना डिस्कशन बताए थे, और उसके बारे में हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं। कल से आपको मिल जाएगा चैप्टर स्टार्ट आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, जो एकदम डीपली हम पढ़ाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की क्वेश्चन यानी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। 2 चैप्टर पढ़ाएंगे एकदम डीपली पढ़ाएंगे। हो सकता है थोड़ा लेट हो, थोड़ा वीडियो लंबा हो, मतलब आपको पढ़ना है। ठीक, क्या है आपको पढ़ना है। ठीक,
तो आइए आवर्त सारणी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर आवर्त सारणी होता क्या है। क्या होता है आवर्त सारणी, होता क्या है। तो सबसे पहले जानिए, किसी भी सामग्री को या किसी भी दुकान को, अगर सब्जी की दुकान में अगर जाते हैं तो कहीं कहीं आलू मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, आलू मिलेगा, प्याज मिलेगा, बैगन मिलेगा, क्या मिलेगा, बैगन मिलेगा। तो ये बताइए इसको क्या किया जाता है, एक टोकरी में सजा कर अलग अलग रखा जाता है। क्या किया जाता है, इसको अलग अलग रखा जाता है। ये बताइए, एक में मिलाकर बैगन को भी अलग टोकरी में रखा जाएगा, प्याज को भी अलग टोकरी में रखा जाएगा और आलू को भी अलग टोकरी में रखा जाएगा। मान लीजिए ये ग्राहक है, खरीदने गए, क्या है, इसका नाम मोहन है। मोहन गया खरीदने, क्या है, मोहन गया खरीदने। तो उन्होंने क्या कहा कि हमको आलू 1 केजी दीजिए, प्याज 1 केजी दीजिए, बैगन 1 केजी दीजिए। तो ये काहे के लिए हम इसका रीजन जानेंगे कि आखिर अलग अलग प्याज बैगन अलग अलग टोकरी में सजा कर रखा क्यों है। अगर इसको हम समझ लेते हैं तो आवर्त सारणी को हम लोग समझ चुकेंगे, ठीक, और समझ जाएंगे इजी से। सबसे पहले अगर ये बताइए, तो ये जो है मोहन जी गए हैं सब्जी लेने, तो मोहन जी अगर सब्जी लेने गए हैं तो यहाँ मान लीजिए सोहन है, तो सोहन क्या किया, कह के दी, तीनों में से निकाल के दे दिया। तो सोहन को भी आसानी हुआ, बात को समझिए, सोहन को भी आसानी हुआ देने में, क्या, सोहन को भी आसानी हुआ। अगर हम इसी को आसानी से दे दिए, पैसा काउंट करके अपने रख लिए, ठीक। अब सोहन अगर मोहन गया और क्या किए कि एक टोकरिया में हम क्या किए, बैगन मिला दिए, प्याज मिला दिए, आलू मिला दिए। अब हम कहें कि मोहन जी गए सब्जी लेने और सोहन से बोले, सोहन हमको 1 केजी आलू दे दो, 1 केजी प्याज दे दो, 1 केजी बैगन दे दो, क्या, 1 केजी आलू, 1 केजी प्याज, 1 केजी बैगन। तो ये बताइए सोहन को कितना समय लग जाएगा इसमें निकाल कर देने में, अधिक समय लगेगा ना, जरूर आधा घंटा तो समय लग ही जाएगा, क्योंकि अलग को आलू को अलग छाटेंगे तब उसको तौलेंगे, फिर प्याज को अलग छाटेंगे उसमें से तब हम क्या करेंगे, तौलेंगे, बैगन को अलग छाटेंगे तब तौल के सोहन को देंगे। क्या, ये तो बात में समझ में आ गया होगा। तो इसलिए इसी प्रकार तब मतलब कठिनाई उत्पन्न हुई, सोहन को ऐसे देने में क्या हुआ, कठिनाई हुई, समय भी लगा। तो देखिए एलिमेंट के बारे में अगर बात किया जाए और आवर्त सारणी के बारे में बात किया जाता है, समझ लीजिए कि सब एलिमेंट ऐसे ही बिखरे हुए थे, अलग जहाँ तहाँ थे, सब मिक्स थे, अलग, कहीं ईर घाट तो कोई बीर घाट तो कोई कहीं, तो सब एलिमेंट इधर उधर पड़े हुए थे, बिखरे हुए थे, छिटाए हुए थे। कभी कभी आप लोग मेडिकल के दुकान में भी जाते हैं, तो मेडिकल के दुकान में जाते हैं तो आपको हो गया बुखार, तो सूमो बुखार का जो गोली होता है सूमो, तो वो सब टेबलेट बाई टेबलेट जैसा हमको क्या देना है, खंड बाई खंड करके क्या है, उस सब बीमारी का अलग अलग गोली टैबलेट रखे हैं, वो अलग अलग गोली या टैबलेट रखे हैं। खांसी का अलग होगा, बुखार का अलग होगा, क्या एक में फेंक के तो नहीं रखोगे टोकरी में करके, है ऐसे तो नहीं होगा। तो सब रखे हैं और उनको एक क्रमबद्ध में सजाए होंगे। गोलियां को क्या करेंगे, एक लाइन से सजाए होंगे और गोलियां के ऊपर कुछ ना कुछ लिखे होंगे कि ये बुखार का गोली है, तो ये खांसी का गोली है, तो ये दमा का गोली है, या चाहे कुछ भी हो, ये कुछ भी का गोली है, ठीक। तो उन्होंने सबसे पहले आप गए तो मोहन जी गए, कहे कि हमको हो गया बुखार, मोहन जी को क्या हुआ, बुखार हो गया, समझिए आप, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, मोहन जी को क्या हो गया, बुखार हो गया। तो मोहन जी को हो गया बुखार, तो सोहन जी यहाँ मेडिकल को दुकान खोले हैं। तो मोहन जी बोले कि जे आपको क्या, सोहन जी बोले आपको क्या हुआ है, तो मोहन जी बोले कि हमको हुआ है बुखार, तो हमको बुखार का गोली दीजिए। तो सोहन जी आसानी से हाथ लगाए और बुखार का यहाँ गोली होगा, बुखार लिखे होंगे, बुखार का गोली यहाँ से बुखार के खंड में बुखार का गोली रखा होगा, तो क्या किए निकाल के सोहन जी को दे दिए। तो होगा आसानी, इजी से सोहन जी गोली खाए और ठीक हो गए। तो इसी प्रकार जानिए कि एलिमेंट पूरा इर्द गिर्द
जहाँ तहाँ बिखरा हुआ था, जहाँ तहाँ बिखरा हुआ था, और उसको सजाने और एकत्रित करने, और सबको गुण अलग अलग था। क्या था? सब एलिमेंट भरे पड़े थे, कहीं कहीं जहाँ तहाँ थे, सबका गुण अलग अलग था। तो एक डोबराइनो नाम का वैज्ञानिक आए, और न्यूलैंडस नाम का वैज्ञानिक, दुइयों को वैज्ञानिक, अभी दो को और है। क्या है? मेंडलीफ जी है, मेंडलीफ जी है और मोसले जी है। क्या है? मेंडलीफ जी है और मोसले जी है। तो हम इसके बारे में खाली ऐसे ही चर्चा कर देते हैं। ये तो हम समझ में आ गया होगा कि ये आवाज़ सारणी आवश्यकता क्यों हुई सजाने की, या क्रमबद्ध सजाने की आवाज़ सारणी को क्यों हुई आवश्यकता, तो हम लोग जान लिए। हम आपको मोहन और सोहन के बात मतलब एग्जाम्पल देकर बता दिए आपको। तो आज हम जान लेते हैं कि आवाज़ सारणी। देखिए, तत्वों को क्या, तत्वों को क्रमबद्ध, क्या तत्वों को क्रमबद्ध सजाने की जो प्रक्रिया होती है, सजाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं हम? आवर्त सारणी। तत्वों को क्रमबद्ध सजाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। यानी डोबराइनो जी ने गए, उन्होंने क्या किया? अब आवाज़ सारणी तो जान गए, अभी हम बता दिए हैं कि सब एलिमेंट इधर उधर मतलब जहाँ तहाँ थे। तो उन्होंने क्या किया? डोबराइनो जी ने सोचे। उन्होंने सबसे पहले डोबराइनो नाम के एक वैज्ञानिक आए, जो 1817 में उन्होंने क्या किया? कहीं कहीं देखिएगा, कहीं कहीं बुक में 1816 में मिलेगा, घबराना नहीं है, हम सब रीजन बता दे रहे हैं अभी। कहीं कहीं बुक में 1816 भी मिलेगा, देख कर घबराना नहीं है कि ये गलत हो गया है। ठीक, एनसीईआरटी के फॉलो कीजिए। ई होगा, कोई आलोक में देगा, हम देखे हम बहुत से किताब। अभी देखिए, हम किताब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो किताब है आपको हाई स्कूल ऑफ साइंस आर्ट सी सिन्हा ओझा टू प्रयोगशाला, यानी क्या होगा? यानी आपको हम दिखा दे रहे हैं, भाग 10वां के लिए है ये बुक, भारतीय भवन प्रकाशन से हम यहाँ बता रहे हैं आपको। क्या? भारतीय भवन प्रकाशन से, और एनसीईआरटी बुक भी रखे हैं और भारतीय भवन प्रकाशन भी रखे हैं। इसको हम पढ़ते हैं और तब आपको कुछ बताते हैं। ऐसे ही अगर कोई टीचर कह रहे हैं कि जे हम बिना पढ़े बिना नोट्स बनाए आपको बता दे रहे हैं, तो हमको तो संभव नहीं लगता है। तो वो अपने आप को सोच रहे होंगे, यहाँ तो बड़े बड़े टीचर भी नोट्स बनाए हैं तो वो अपने देख कर आते हैं। ये हो सकता है कि डिजिट कहीं भूल ना जाए बच्चों को बताने में। तो हम तो कोई बात ना होगा, हम भी उतना विद्वान नहीं है कि कहें कि हमको पूरा याद है। हम भी नोट्स बनाते हैं और नोट्स बना के पढ़ते हैं, उसके बाद किताब पढ़ के और तब हम कुछ लिख कर आपको समझाते हैं। तो देखिए, आवाज़ सारणी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आवाज़ सारणी के बारे में, तत्वों को क्रमबद्ध सजाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आवाज़ सारणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवाज़ सारणी। तो तत्व के बारे में हम जान चुके हैं, पिछले वीडियो में हम बोले थे कि आप लोग याद कर लीजिएगा। तो डोबराइनो नाम के प्रथम वैज्ञानिक उन्होंने प्रयास किया कि आखिर तत्व इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तो काहे ना हम एक क्रम इसको सजाएं। क्या? उन्होंने प्रथम प्रयास किया। क्या किया? 1817 से लगे 1829 तक उन्होंने प्रयास किया। तो उन्होंने सबसे पहले क्या दिया? उन्होंने एक तीक सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या दिया? तीक सिद्धांत दिया। क्वेश्चन ये पूछेगा कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन ही पूछेगा कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया, तो डोबराइनो नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था। क्या? सबसे पहले प्रथम एफर्ट, प्रथम प्रयास डोबराइनो नाम के एक वैज्ञानिक ने 1817 से 1829 में किए थे। और उन्होंने इस दौरान उन्होंने पाया कि तत्वों को एक सजाया जाए, एक सजाया जाए। उन्होंने एक सजाया, भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर उन्होंने सजाया। क्या करा? उन्होंने भौतिक और रासायनिक गुण पर डोबराइनो साहब ने तत्वों को सजाया। और उस समय तत्वों की जो संख्या थी, 21 तत्व खोज हो चुकी थी। टोटल अभिज्ञात डोबराइनो के समय 21 गो तत्व खोजल गया है। ठीक, जो 21 गो तत्व खोजल गया है, उन्होंने ये बताया कि 3-3 पेयर में इसको सजाना है। क्या?
तीन तीन पेयर में करके सजावल जाई, तो तीन तीन पेयर में सजावल जाई काना हिसाब से। तो एटॉमिक मास उन्होंने कहा कि प्रथम तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान है, उन्होंने कहा कि प्रथम तत्व का परमाणु द्रव्यमान और अंतिम तत्व के परमाणु द्रव्यमान को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी प्रथम तत्व के मास और अंतिम तत्व के मास को क्या करेंगे, जोड़ के और 2 से भाग करेंगे तो बीच वाला तत्व के मास के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीच वाले तत्व के मास के बराबर हो जाएगा। ठीक, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसको डिटेल से हम बताएंगे जब कल से चैप्टर स्टार्ट कर देंगे आवर्त सारणी के बारे में। तो आप लोग देखते रह जाइएगा कि आवर्त सारणी होता क्या है। आवर्त सारणी के बारे में हम इतना बता देंगे कि कहीं से क्वेश्चन आपको कंपटीशन लेवल तक भी जाइएगा ना, कंपटीशन लेवल तक भी जाइएगा तो आवर्त सारणी में से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, हम वहां तक आपको बता देंगे। थोड़ा लेट होगा, मतलब हम बताएंगे जरूर, इसमें अच्छे से बताएंगे एकदम एक्सप्लेन करके। तो त्रिक नियम सबसे पहले जान लीजिए किसने दिया, डोबराइनो ने त्रिक नियम दिया। उन्होंने रासायनिक और भौतिक और रासायनिक, चाहे रासायनिक और भौतिक गुण के आधार पर तत्वों को तीन तीन पेयर में सजाया। क्या, तीन तीन पेयर में सजाया। और उनके समय उन्होंने 5 गो थ्रेड बनाए, उसको क्या बोले, तीन तीन का 5 गो पेयर बनाए, जिसमें से क्या हुआ, एक वो असफल होगा। क्या हुआ, एगो क्या हुआ, असफल हो गया। क्या हुआ, एगो जो थ्रेड बनाए ना, पेयर बनाए तीन तीन गो के, तो एगो जो पेयरवा है ना क्या हुआ, असफल हो गई। तब 4 गो जो बचल तो सफल भाई। ठीक, इनका समय डोबराइनो के समय 21 गो तत्व खोजल जा चुका है। तो क्वेश्चन ही पूछी कि डोबराइनो के समय तत्वों की संख्या कहाँ तक खोजल गई है, तो 21 गो। ठीक, अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं न्यूलैंडस के बारे में। न्यूलैंडस नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने भी एक ट्रिक दिया, अष्टक सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या दिया, न्यूलैंडस नामक वैज्ञानिक अष्टक सिद्धांत उन्होंने दिए और उन्होंने प्रयास किए थे 1865 से। और 1865 में प्रयास किए, इनका भी पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुआ। इनके में यहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा गया कि ये 56 गो तत्वों के तो खोज किए थे। 56 गो उनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 गो थी, मतलब 20 गो इनका जो नियम बताए थे ना, 20 गो तत्व नियम को पालन किया, उसके बाद पालन नहीं किया। ठीक, अब न्यूलैंडस नामक वैज्ञानिक 1865 में उन्होंने एक अष्टक सिद्धांत दिया। क्वेश्चन पूछेगा, अष्टक सिद्धांत किसने दिया, क्वेश्चन ये पूछेगा अष्टक सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूलैंडस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अष्टक सिद्धांत किसने दिया, न्यूलैंडस नामक वैज्ञानिक ने दिया। कब दिया था, 1865 या 1866। तो 1865 भी देखना है, 1866 भी देखना है। ऑप्शन के अनुसार आपको टिक लगाना है। ठीक, ऑप्शन में अगर दोनों होगा तो हम 1865 मारेंगे, ऑप्शन अगर दोनों में से एक होगा तो 1800, अगर दोनों होगा तो 1865 और दोनों में से एक होगा तो दोनों में से एक को कोई टिक मार देंगे। ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब कुछ तो बहुत जान गए, अब कुछ और बातें जान लेते हैं, मेंडलीव के बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने खाली तत्वों के बारे में कुछ बताया, भौतिक और रासायनिक गुण पर सजाने के बारे में बताया। तो मेंडलीव जी भी आए, उन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था। इन्हीं के समय न्यूलैंडस ने सारे गामा पादानिशा, इन्होंने एक ठीक पर इन्होंने अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यूलैंडस नामक आए। अब देखिए मेंडलीव के बारे में बात कर रहे थे, तो मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने आए तो उन्होंने आवर्त सारणी में आवर्त और पीरियड के बारे में बताए। क्या बताए, आवर्त और पीरियड के बारे में बताए। और उन्होंने क्या किया, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजा दिया। क्या, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजा दिया। उन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजा दिए। उनका भी नियम
कुछ हद तक सही चला, उसके बाद सही नहीं हुआ। और उनके समय जो तत्वों का ज्ञात तत्वों की खोज हुई थी मेंडलीव के समय, तो 63 गो तत्वों की खोज हो चुकी थी। अब जान लेते मोसले जी आए। मोसले जी ने आए तो आवर्त में के बारे में तो कुछ बता दिए थे, तो उन्होंने बारे में शोध किए, तो उन्होंने बताए थे 7 गो आवर्त और ग्रुप की संख्या कितना 18 गो। तो आज हम लोग जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो 7 गो आवर्त के बारे में जानते हैं, 18 गो ग्रुप के बारे में जानते हैं। ठीक, अब इसके विशेष चर्चा तो हम कल के टॉपिक में, यानी कल से जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो कल के चैप्टर में हम आवर्त सारणी के बारे में बहुत सी बातें अभी हैं जो हम नहीं बताए हैं, जो कल के चैप्टर में हम बताएंगे। उसमें लेक्चर कम से कम 20 मिनट तक लेक्चर ऐसे ही हम बताएंगे आपको, और उसके बाद जो लिखा होगा उसके बारे में समझाएंगे, और तब उसके बारे में हम लोग और बढ़िया से जानेंगे। तो मन तो करता है सब बता दें, मतलब कुछ बता दिए हैं, मतलब कल इसके बारे में और विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, और तब आगे हम आवर्त सारणी के बारे में बताएंगे और आवर्त सारणी चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो भी चैप्टर पढ़िएगा अच्छा से पढ़िएगा, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हम बता रहे हैं कि साइंस विभाग में आपसे क्वेश्चन भी छूटने वाला नहीं है। ठीक, जितना बताएंगे उतना कवर कर लीजिए, और क्वेश्चन भी कराएंगे, आपको होमवर्क भी देंगे, आप लोग होमवर्क कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो डाउट होगा वो पूछिएगा, हम बता देंगे। ठीक, चलिए हम यहीं तक तो बताते हैं, और इसके बाद हम बात जो करेंगे आप लोगों से, तो कल के वीडियो में हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मतलब सबसे पहले आप लोग एपी क्लासेस पर जाइए और यूट्यूब पर सर्च कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर भी करते रहिए। जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा तो इसे हम कैसे पता करेंगे आपको कहाँ दिक्कत है। तो आप लोग बोलिएगा तब ना, हम सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे, आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग मज़े से पढ़िए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।